सभी प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्वानुभवों पर चर्चा संबंधित बिंदु पर अपनी बातें रखी थी, उसके अगले क्रम में जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है वो है गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना। कहने का तात्पर्य ये है कि जब बच्चा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने की शुरुआत करता है, सबसे पहले वो वर्णों को सीखता है, फिर वर्णों के संयोजन से शब्द को पढ़ना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य पढ़ना सीखता है, फिर बड़े वाक्य पढ़ना सीखता है, उसके बाद अनुच्छेद पढ़ने का अभ्यास करता है, फिर छोटी छोटी कविताएं या कहानियाँ इनको पढ़ने का अभ्यास करता है। ये वह समय है जब हम बच्चों को पढ़ने के सही तरीके से परिचित करवाएं। उनको गद्य और पद्य के मध्य जो पढ़ने का अंतर होता है उसके बीच में क्या अंतर होता है, इससे हम रूबरू करवाएं। और वो ऐसे नहीं, केवल बता देने से नहीं, बाकायदा उनके सामने हमें उन बातों को प्रायोगिक तौर पर रखना चाहिए। जैसे कि अभी हमने एक कविता का वाचन किया था और आप लोगों को भेजा था लयात्मक ढंग से, पर्वत कहता शीश झुकाकर। तो हमारे हाव भाव, हमारी लय, तुक आदि की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए जब हम पद्य का उच्चारण कर रहे हों। जब हम कोई कविता पढ़ रहे हों तो हमारी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही जब हम गद्य का उच्चारण कर रहे हों तो शब्दों को पूरी दृढ़ता के साथ बोलने का अभ्यास कराएं। लाघव की स्थिति उत्पन्न ना हो कि बच्चा कठिन शब्दों को लांघने की प्रवृत्ति से ग्रस्त हो जाए। और ये तभी होता है जब हम उसको सही तरीके से पढ़ना सिखाने के बजाय हम चलताऊ तौर पर या सतही स्तर पर चीज़ों को बताते हैं। कहीं ना कहीं वो लाघव की प्रवृत्ति से ग्रस्त हो जाता है और कठिन शब्दों को पढ़ने के बजाय उनको लांघ जाना चाहता है। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि गद्य और पद्य दोनों के उच्चारण, और उच्चारण ही नहीं, शुद्ध उच्चारण। कहने का मतलब ये है कि यदि हम बच्चे को शुद्ध उच्चारण के प्रति प्राथमिक कक्षाओं से ही प्रेरित करें तो निश्चय ही वो गद्य और पद्य का सही उच्चारण कैसे करना है ये उसको सीख जाएगा और अग्रिम कक्षाओं में वो पूरी दृढ़ता के साथ गद्य और पद्य का उच्चारण करेगा। मैं क्रमवार कुछ एक छोटी कविताओं और उसके बाद कुछ लाइन गद्य को पढ़ूंगा और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी अपने व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान जब विद्यालय में जाएं तो प्रायोगिक तौर पर स्वयं पढ़कर, अगर आप पद्य का वाचन कर रहे हैं, किसी कविता का वाचन कर रहे हैं, तो उसमें लय का जरूर ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए एक कविता है बच्चों के लिए, बड़ी बच्चों को पसंद आने वाली कविता है। लाला जी ने केला खाया, लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया। लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया, मुंह पिचका के कदम बढ़ाया, पैर के नीचे छिलका आया। अब यहाँ पर मतलब आप देखिए एक लय चल रही है, लयबद्धता है। अब इसको अगर हम गद्य की तरह पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस कविता की जो एक लयात्मक स्थिति है जिससे बच्चों को थोड़े आनंद की अनुभूति होगी और वो जिज्ञासु होंगे इसको पढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं टूटेगा। तो गद्य और पद्य के मध्य जो अंतर होता है लय का, वो बच्चों को हम प्रायोगिक तौर पर समझाएं, प्रायोगिक तौर पर हम बताएं और स्वयं करके दिखाएं।
और शुद्ध उच्चारण का इसलिए भी महत्व है कि जब हम उनको प्रारंभिक अवस्था में ही, प्राथमिक कक्षाओं में ही ये बता देते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाता है। जैसे हमारी वर्णमाला में 3 शकार हैं, शकारत्रयी कहा जाता है उनको। एक पहला जो है वो तालव्यशा है, तालव्यशा जिसका उच्चारण तालु से होता है। दूसरा है मूर्धन्य शकार, जिसका उच्चारण तालु से थोड़ा सा ऊपर जो मूर्धा स्थित है हमारे मुख विवर में, उससे जब हम, हमारी जिह्वा जब मूर्धा की ओर इंगित करती है तो उसका उच्चारण होता है। और तीसरा जो है वो दंत्यसा है। दंत्यसा का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा दांत का स्पर्श करती है, हमारे दांतों का स्पर्श करती है, इसीलिए उसको दंत्यसा कहते हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब हम जिन वर्णों का उच्चारण जिस ढंग से किया जाना है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान जो निश्चित है, हम वहाँ से जब उच्चारण करने का अभ्यास प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों से करवाते हैं तो कालांतर में वो जब उस बात में अभ्यस्त हो जाते हैं तो पढ़ने में उनकी गति भी रहती है, उनके पढ़ने में शुद्ध उच्चारण का ध्यान भी रहता है, और जब वो पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में शुद्ध उच्चारण करने के लिए बच्चों को प्रायोगिक तौर पर प्रेरित करना, उनके सामने एक आदर्श वाचन की स्थिति रखना और उनको अनुकरण करने के लिए, हूबहू अनुकरण करने के लिए या उससे बेहतर वो करने लगेंगे कालांतर में चल के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये एक डीएलएड हिंदी शिक्षण पाठ्यक्रम में जो एक बिंदु रखा गया उच्चारण का, एक श्लोक संस्कृत में आता है, उसमें कहा गया है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, यानी कि यद्यपि बहुत मत पढ़ो व्याकरण, लेकिन इतना तो पढ़ ही लो जिससे तुम स्वजन और स्वजन आदि शब्दों के मध्य अंतर करना सीख जाओ। कहने का मतलब ये है, जैसे पहला जो है स्वजन, स्वजन का अर्थ होता है, स्वजन में जिसमें दंत्य सा है, स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग, और जब वहीं दंत्य सा के स्थान पर हम तालव्य शकार का प्रयोग कर देते हैं स्वजन, तो स्वजन जो अपने लोग अर्थ दे रहा है शब्द, कहीं न कहीं स्वजन कहने पर उसका अर्थ कुत्ते लोग हो जाता है। तो यदि हम पहले से ही अभ्यास करके न चलेंगे, वो चाहे लिखने में हो या बोलने में हो, तो हम बोलना चाह रहे हैं स्वजन अपने लोग, लेकिन हमारे मुख से जो उच्चरित हो रहा है शब्द वो स्वजन की अपेक्षा स्वजन हो रहा है, और हम बोलना चाह रहे हैं अपने लोग और हमारे मुख से जो निकल रहा है वो कुत्ते लोग निकल रहा है। कहने का मतलब ये है कि शुद्ध उच्चारण का अभ्यास यदि हम प्राथमिक कक्षाओं में ही बच्चों को कराना शुरू करें, उसके प्रति उनको सतर्क करते जाएं, उसके प्रति उनको जागरूक करते जाएं, तो निश्चय ही आगे चल करके वो शुद्ध उच्चारण में बड़े कुशल हो जाएंगे। और शुद्ध उच्चारण कैसे करना है, शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है, इन चीज़ों पर वो बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, बेहतर ढंग से उसको समझ सकते हैं। तो मैं अपेक्षा करूँगा कि आप सभी स्वयं भी पढ़ने का अभ्यास बेहतर ढंग से हो। अगर आप गद्य पढ़ रहे हैं तो उसको जिस भी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं पूरी दृढ़ता के साथ करिए। जहाँ से जिस उच्चारण स्थान से जिस वर्ण का उच्चारण होना है कोशिश कीजिए वहीं से हो वो, और वहीं से जब उसका उच्चारण होगा आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। आत्मविश्वास आएगा तो आप और बेहतर ढंग से अपने अध्यापन कौशल को विकसित कर पाएंगे। तो आप सभी लोग इसके बाद अभ्यास कीजिए, और इस संदर्भ में कोई प्रश्न होगा तो आप पटल पर रखिएगा। धन्यवाद।